हेलो बच्चों। आज हम लोग जो एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द पीएनपी ट्रांजिस्टर। और इस ट्रांजिस्टर की हमें कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करनी है। तो हमें डिस्कस करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो ट्रांजिस्टर के बारे में आप जान लें कि सेमीकंडक्टिंग डिवाइस होती है ट्रांजिस्टर। इसमें 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा है जिसको कि हम एमीटर कहते हैं, दूसरा हिस्सा है जिसको कि हम बेस कहते हैं, और तीसरा हिस्सा है जिसको कि हम कलेक्टर कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो डोपिंग होती है वो एमीटर की होती है। अगर मान लो इसको हमें पीएनपी बनाना है, तो पीएनपी बनाने का मतलब है यहाँ हमें बहुत सारा एल्यूमिनियम मिलाना पड़ेगा। तो जब आप एल्यूमिनियम मिलाते हो तो क्या क्रिएट होते हैं? बहुत सारे होल्स। तो आप सोच लो यहाँ पर बहुत सारे होल्स हैं जो क्रिएट हैं। होल मेजॉरिटी कैरियर में है। तो अगर होल मेजॉरिटी कैरियर में है तो थोड़ी मात्रा में यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, माइनॉरिटी चार्जेस। अब आपको बेस बनाना है, तो बेस के लिए क्या होगा? बेस के लिए आप यहाँ पर फास्फोरस मिलाओगे। तो आपने यहाँ पर फास्फोरस मिलाया है, तो फास्फोरस की वजह से इलेक्ट्रॉन है और कुछ मात्रा में यहाँ पर होल्स हैं। ठीक है। फिर कलेक्टर जो रीजन है, इसको पी टाइप बनाने के लिए आपने बहुत सारा एल्युमिनियम मिलाया होगा। तो एल्युमिनियम के मिलाए जाने की वजह से यहाँ पर भी बहुत सारे होल्स हैं और थोड़ी मात्रा में आपके पास यहाँ इलेक्ट्रॉन है माइनॉरिटी चार्जेस के रूप में। तो ये हमारा एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अब देख रहे हो यहाँ पर जब एक पी और एन जंक्शन ये बन रहा है और एक पी और एन जंक्शन ये बन रहा है। हमें मालूम है कि जहाँ भी पी और एन मटेरियल मिलते हैं वहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर बन जाता है। तो एक पोटेंशियल बैरियर यहाँ बना और एक पोटेंशियल बैरियर यहाँ पे बन गया। ये 2 पोटेंशियल बैरियर है, ये 2 पोटेंशियल बैरियर है। तो ये पीएन जंक्शन है असल में। तो हमारे पास ट्रांजिस्टर जो होता है इसमें 2 जगहों पर पी और एन मिल रहे होते हैं, इसलिए 2 पीएन जंक्शन बने हैं। इसे कहते हैं बेस एमीटर जंक्शन। ये पहला वाला जो है बेस एमीटर जंक्शन है और दूसरे वाले को बेस कलेक्टर जंक्शन कहा जाता है। तो बेस और कलेक्टर के बीच में ये बन रहा होता है। अब हम इसको एक्टिव करना चाहते हैं, क्योंकि जो पोटेंशियल बैरियर होते हैं ये चार्जेस को, होल को एमीटर से बेस में और फिर आगे बेस से कलेक्टर में नहीं जाने देते। ये एक तरह से दरवाजे के रूप में है ये 2 बैरियर। तो आप क्या करोगे? आपको बैटरी लगानी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर बैटरी लगाते हो इस तरह से कि फॉरवर्ड बायसिंग देना चाहते हो, तो आप इस जंक्शन को फॉरवर्ड बायसिंग दोगे। उसके लिए फॉरवर्ड बायसिंग को क्या होगा? पी को जोड़ना पड़ेगा पॉजिटिव से, एन को जोड़ना पड़ेगा निगेटिव से। तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो इसे कहते हैं बेस एमीटर। जो बेस और एमीटर के बीच में वोल्टेज है तो बेस एमीटर वोल्टेज। इसके बाद आपके पास है कलेक्टर। कलेक्टर भी पी टाइप का है। तो बेस कलेक्टर जंक्शन यानी ये वाला जो जंक्शन है इसको हम रिवर्स बायस करते हैं। तो रिवर्स बायस करने का मतलब है कि आप इसको जोड़ दोगे माइनस से, पी को जोड़ दिया माइनस से, बड़ी बैटरी लगेगी, माइनस प्लस सिरा है और फिर ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। इसे कहते हैं बेस कलेक्टर वोल्टेज। ठीक है। तो आपके पास ये बेस और कलेक्टर बीच का बेस कलेक्टर वोल्टेज है। तो एक बैटरी आपने बड़ी लगाई, एक बैटरी छोटी लगाई, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग करने के लिए हमें 1 वोल्ट से कम की ज़रूरत होती है। तो हम बेस एमीटर वोल्टेज के लिए छोटी बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन खींचने के लिए चूंकि हमें बड़ी बैटरी चाहिए, हमें बेस कलेक्टर वोल्टेज की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, इसलिए बड़ी बैटरी लगाते हैं। क्यों और लगाते हैं अभी आप समझोगे, जो वर्किंग समझोगे। अब क्या हुआ इसमें, देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका प्लस टर्मिनल है, इस टर्मिनल की वजह से यहाँ पर एक प्लस पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। बैटरी का जो प्लस टर्मिनल है वो प्लस पोटेंशियल क्रिएट करेगा। ये प्लस पोटेंशियल क्या करेगा? ये इन होल को धक्का देगा कि वो इलेक्ट्रॉन, वो जो होल है वो आगे बढ़े। तो होल्स को धक्का मिलेगा और होल इस एमीटर जंक्शन को पार करके बेस में चले जाएंगे। मान लो 100 होल हैं जिन्होंने एमीटर से जंप करके बेस में चले गए। अब अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब एमीटर में 100 होलों की कमी आ जाएगी।
अगर एमीटर में 100 होल की कमी आ जाएगी, थोड़ी देर बाद एमीटर खाली हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, जैसे यहाँ ऐसा होता है 100 होल आगे बढ़ते हैं, वैसे यहाँ पर एमीटर की रीजन में 100 बॉन्ड टूटते हैं। हमने पढ़ा है कि अगर सेमीकंडक्टर है, इस तरह से बॉन्ड बने हुए हैं, जब एक बॉन्ड टूटता है तो खाली जगह के रूप में होल दिखाई पड़ता है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। तो यहाँ 100 बॉन्ड टूटेंगे। 100 बॉन्ड टूटेंगे तो 100 होल नए क्रिएट होंगे और 100 इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे। वो जो नए 100 इलेक्ट्रॉन हैं वो इस रास्ते से होते हुए इस बैटरी के प्लस सिरे के अंदर चले जाएंगे। क्या कह रहे हैं, एमीटर पे धक्का खाए ये होल, ये चले गए आगे। तो एमीटर से 100 होल तो चले गए बेस की तरफ। एमीटर में 100 इलेक्ट्रॉनों कमी हो गई। उस 100 इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा करने के लिए एमीटर में क्या होगा, 100 बॉन्ड टूटेंगे। जब वो 100 बॉन्ड टूटेंगे तो वहाँ पर 100 नए होल बनेंगे और 100 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे बेस एमीटर के प्लस टर्मिनल में और अपोजिट दिशा में, जिस दिशा में करंट बह रही है उसके अपोजिट दिशा में एक करंट फ्लो करेगी। इलेक्ट्रॉनों के बहने के अपोजिट दिशा में एमीटर करंट, चूंकि ये एमीटर से जुड़ी हुई है, एमीटर करंट बहेगी। अब देखो ये 100 होल पहुंचे बेस में। जब ये 100 होल बेस में पहुंचेंगे तो बेस एन टाइप का है, तो वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। मान लो 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो आने वाले 100 होल में से रिकम्बाइन कर जाएंगे। तो आपके कितने होल पहुंचे, 100 होल। उसमें से 3 होल 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ रिकम्बाइन कर गए तो बचे आपके 97 होल। जो 97 होल हैं वो यहाँ पर रुके हुए हैं, इस बेस में रुके हुए हैं, आकर के सब इकट्ठा हो गए हैं क्योंकि 3 तो रिकम्बाइन कर चुके हैं। तभी आपने देखा बीबीसी का ये माइनस पोटेंशियल है। तो जो माइनस पोटेंशियल है ये एक तरह से इन पे अट्रैक्शन लगाता है। तो ये 97 होल इधर पहुंच जाते हैं। 97 होल यहाँ पहुंच गए। अब अगर 97 होल पहुंच गए तो क्या होगा, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉनों कमी हो जाएगी, है ना, इलेक्ट्रॉनों कमी हो जाएगी। तो क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉनों कमी होगी, जैसे यहाँ से 97 इलेक्ट्रॉन है, तुरंत बैटरी में से 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएंगे और ये बैटरी से 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ जैसे पहुँचेंगे वैसे क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिर से पूरी हो जाएगी। अब ये 97 होल यहाँ पहुँचे हैं, इन 97 होल जो आ रहे हैं इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस बैटरी के इस सिरे से 97 इलेक्ट्रॉन चलेंगे और यहाँ पहुँचेंगे और 97 इलेक्ट्रॉन पहुँच के इन 97 होलों को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो वीबीसी बैटरी के निगेटिव सिरे से 97 इलेक्ट्रॉन गए और आने वाले 97 होल को रिकम्बाइन कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो यहाँ पर करंट की दिशा ऐसे होगी, ये हो गई कलेक्टर करंट। यहाँ पे जो 3 होल गए थे, 3 इलेक्ट्रॉन जो गए थे, उनकी वजह से यहाँ पर एक करंट बही बेस करंट। और जैसे ही बैटरी के इस सिरे से 97 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वैसे सामने वाली बैटरी से 97 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से आप देखो इस पूरे चक्र में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कंजर्व हो रही है। क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, बड़ा अच्छा ये फिगर है। इस जगह पर बैटरी में 100 इलेक्ट्रॉन, बैटरी में आपके इधर से 100 इलेक्ट्रॉन आए, उसके बाद 97 इलेक्ट्रॉन इधर गए, 3 इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो जितने इलेक्ट्रॉन आए उतने इलेक्ट्रॉन गए। ऐसे ही इस बैटरी के सिरे से 97 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले और इसको बगल वाली बैटरी से 97 इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो इस तरह से इस पूरी साइकिल के दौरान इलेक्ट्रॉनों की संख्या का एक तरह से कंजर्वेशन चल रहा है। और 3 करंट यहाँ दिख रही हैं, एमीटर करंट, बेस करंट, कलेक्टर करंट। तो फॉर्मूला क्या है, एमीटर करंट जो है वो किसके बराबर है, बेस करंट और कलेक्टर करंट के बराबर है। ये है 100 होलों की वजह से है, ये 3 होल की वजह से है और ये 97 होल की वजह से है। तो इस तरह से हम एक इक्वेशन पाते हैं जिसको कि हम करंट इक्वेशन कहते हैं, ट्रांजिस्टर की करंट इक्वेशन कहते हैं। अब ऐसा करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल बना देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिंबल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल ऐसे होता है, आपके पास एक बेस होता है, आपके पास एक सिरा ऐसे होता है, एक सिरा ऐसे होता है। अगर आप इसको एमीटर कह रहे हो तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर एक एरो बना दोगे। तो एरो की जो टेल होती है, जो पूंछ होती है, उसको पी कहते हैं, एरो की जो नोज होती है उसको एन कहते हैं। और ये एमीटर है तो ये भी पी हो जाएगा, कलेक्टर।
तो बेस आपका एन टाइप का है, एमीटर आपका पी टाइप का है, कलेक्टर आपका पी टाइप का है। ये सिंबल है पीएनपी ट्रांजिस्टर का। एक चीज और सीख लो, मोड। मोड्स क्या होते हैं? मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर मतलब ट्रांजिस्टर को हम जितने तरीकों से अपने सर्किट में जोड़ सकते हैं काम लाने के लिए। एक तरीका होता है कॉमन बेस मोड, एक कहलाता है कॉमन बेस मोड। कॉमन बेस मोड का मतलब क्या है कि आपने ट्रांजिस्टर लिया, ये बेस लिया, ये आपने एमीटर बनाया, ये आपने कलेक्टर बनाया। अब आप उसमें इस तरफ से इनपुट दे रहे हो और इस तरफ से आउटपुट निकाल रहे हो। तो इनपुट के लिए आपने किसको चुना? एमीटर को चुना और बेस को चुना। देखो ये बेस का सिरा है ना, ये बेस को चुना। तो एमीटर और बेस को चुना इनपुट लेने के लिए, और कलेक्टर और बेस को चुना आउटपुट को निकालने के लिए। तो इनपुट जा रहा है एमीटर बेस में, आउटपुट जा रहा है कलेक्टर बेस में। तो बेस जो है इनपुट आउटपुट दोनों में कॉमन है। तो इस तरह के तरीके को कहते हैं कॉमन बेस मोड। तो यहाँ पर इनपुट करंट कौन है? आपकी IE है। आउटपुट करंट यहाँ पर कौन होगी? IC होगी। बेस करंट जो है वो कॉमन है, तो इसकी गिनती नहीं होगी। तो अगर आप यहाँ पे आउटपुट करंट और इनपुट करंट को देखो तो आप एक वैल्यू लिख सकते हो, अल्फा बराबर चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट। इसे कहते हैं करंट गेन। ये करंट का गेन है। दो आउटपुट करंट और इनपुट करंट का रेशियो जो है वो करंट का गेन कहलाता है। तो कॉमन बेस में करंट गेन कौन है? अल्फा। ऐसे ही अगर आप कॉमन कलेक्टर लेना चाहो तो कॉमन कलेक्टर के लिए क्या करोगे? कॉमन एमीटर, पहले कॉमन एमीटर देख लेते हैं। तो कॉमन एमीटर में हम क्या करेंगे? इस ट्रांजिस्टर को हम घुमा देंगे, ये हम इनपुट देंगे, ये हमारा एमीटर है और इधर हमारा कलेक्टर है। तो अब आप जो है अपना इनपुट दे रहे हो बेस और एमीटर के बीच में। ये बेस सिरा है, ये एमीटर का सिरा है। तो इनपुट आपका बेस एमीटर से आ रहा है और आउटपुट कहाँ जा रहा है? ये आपका है बेस करंट और ये आपकी है कलेक्टर करंट। और आउटपुट आप ले रहे हो, आउटपुट आप ले रहे हो बेस, सॉरी आउटपुट आप ले रहे हो कलेक्टर और एमीटर के बीच में यहाँ पर। तो यहाँ पर आउटपुट करंट है IC इस केस में और इनपुट करंट है IB। तो डेल्टा IC बाई डेल्टा IB लिखोगे तो इसे लिखा जाता है बीटा। तो बीटा क्या होती है? करंट गेन कॉमन एमिटर मोड में। ऐसे ही कॉमन कलेक्टर मोड होता है। एक तीसरा मोड जो होता है वो कॉमन कलेक्टर होता है। तो कॉमन कलेक्टर मोड में आप क्या करते हो? कलेक्टर को कॉमन कर देते हो, बेस एमीटर को अलग तरह से रखते हो। तो आपके पास ये बेस है, ये आपके पास एमीटर है, ये कलेक्टर है, ये एमीटर है, ये बेस है, ये इस तरह से है। इधर से आप इनपुट लेते हो, इधर से आप आउटपुट निकालते हो। तो आउटपुट करंट कौन सी है? IE। इनपुट करंट कौन सी है? IB। और ये आपका हो जाएगा गामा। तो याद रखना, यहाँ ऐसे समझो, कॉमन बेस अल्फा, कॉमन एमीटर बीटा, कॉमन कलेक्टर गामा। ये तीन मोड हैं और तीन तरीकों, तीन इनके करंट गेन फैक्टर हैं। ठीक है, ये तीन तरीके हैं इसके आपके। अब हम एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो कि हमें ड्रॉ करना है, तो हम एक सर्किट बना लेते हैं। और आपके पास जो सर्किट है वो कॉमन बेस सर्किट है, तो कॉमन बेस के लिए बताते हैं। ये आपका ट्रांजिस्टर है, ये आपका बेस है। इधर मान लो ये ग्राउंड, एक बेसिक ले लें। ये आपके पास एक ट्रांजिस्टर है यहाँ पर। कैसा ट्रांजिस्टर है? PNP ट्रांजिस्टर है, तो इसमें एरो इस तरफ होगा। और ये हमारी बेस करंट है, ये हमारी कलेक्टर करंट है। यहाँ एक अमीटर लगाते हैं, एक अमीटर लगा दिया, आगे जा कर के एक वोल्ट मीटर लगा दिया, और फिर एक जॉकी के थ्रू एक रिहोस्टेट में हमने इस तरह से जोड़ दिया। अब यहाँ एक करंट, यहाँ एक कौन सी करंट होगी? ये N, ये P है। तो P के लिए आप यहाँ पर माइनस प्लस ऐसे जोड़ दोगे। मान लो इसको बैटरी कहते हो, VCC नाम दे दिया हमने ऐसे। ऐसे ही इधर एक करंट नापने के लिए एमीटर ले लिया, यहाँ एक वोल्ट मीटर ले लिया, यहाँ एमीटर ले लिया, और यहाँ से एक जॉकी लगाया, यहाँ हमने एक रिहोस्टेट लगाया, यहाँ पर हमने बैटरी जोड़ दी, ये प्लस माइनस ऐसे कर दिया इस तरह का। तो ये जो करंट है, ये कौन सी करंट है? ये एमीटर करंट होगी। ये कौन सा वोल्टेज होगा? ये होगा VBE वोल्टेज। यहाँ पे कौन सी करंट नापी जाएगी? कलेक्टर करंट। यहाँ पर वोल्टेज कौन सा होगा?
ये कलेक्टर और बेस के बीच में, तो ये बी सी वोल्टेज, बेस कलेक्टर वोल्टेज और बेस एमीटर वोल्टेज इनपुट में है। अब आपको अपना आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करना है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज यानी बेस कलेक्टर वोल्टेज ये वाले, और आउटपुट करंट यानी कि आईसी, इसके बीच में ग्राफ खींचा जाएगा। लेकिन बशर्ते आपने क्या किया हो, एमीटर करंट को फिक्स किया हो। ये याद रखना, आप वीबीसी वर्सेस आईसी के बीच में ग्राफ खींच रहे हो, लेकिन तब जब आपने आई की कोई वैल्यू फिक्स कर दी हो। सपोज आपने शुरू में आई की वैल्यू फिक्स की 0.5 मिली एम्पियर, आधा मिली एम्पियर फिक्स की, तो आप क्या देखोगे, जैसे जैसे आपने आई की वैल्यू फिक्स कर दी, उसके बाद फिर आप क्या करते हो, बेस कलेक्टर वोल्टेज बढ़ाते हो। आउटपुट वोल्टेज बढ़ाओ तो कलेक्टर करंट पहले बढ़ेगी, और बढ़ने के बाद फिर एक वैल्यू पे जाके कांस्टेंट हो जाएगी। कब? जब आपने एमीटर करंट को 0.5 रखा था मिली एम्पियर। आपने कहा लाओ इसको 1 मिली एम्पियर कर दें। जैसे आप इसको 1 मिली एम्पियर करोगे तो फिर से आपका कर्व बढ़ेगा और फिर थोड़ा हायर वैल्यू पे जाके कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये कब? जब 1 मिली एम्पियर किया। आपने इसको 2 मिली एम्पियर कर दिया तो ये करंट की वैल्यू जो है ये और ऊपर तक जाएगी, फिर कांस्टेंट होगी। तो ये 2 मिली एम्पियर का कंडीशन है। और ऐसे अगर आप इसको 3 मिली एम्पियर कर दो तो ये इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए आगे जाएगा और फिर जाके कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पर ये सवाल थोड़ा सा समझने वाला ज़रूरी है कि आखिर एमीटर करंट को जैसे जैसे आप बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे ये ग्राफ इस तरह से ऊपर की तरफ क्यों शिफ्ट होता है, पहले सीधे जाता है और फिर कांस्टेंट हो जाता है। यही आपका मेन क्वेश्चन भी होता है वाइवा में कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व का इस तरह से व्यवहार क्यों आता है, इसका कारण क्या है। तो इसको ज़रा समझ लो, इसका कारण क्या है। इसका कारण ये होता है कि जैसे आपके पास ये ट्रांजिस्टर है, अपना बेसिक डायग्राम बनाते हैं। ये ट्रांजिस्टर है हमारे पास, ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। यहाँ आपने बैटरी लगा रखी है बेस एमीटर के लिए, और यहाँ आपने बैटरी लगा रखी है बेस कलेक्टर के लिए। अब देखो, मान लो यहाँ आपने वैल्यू रखी है 1 वोल्ट। सपोज बेस एमीटर वोल्टेज को 1 वोल्ट रखा है। 1 वोल्ट रखने से यहाँ पर जो होल थे, इन होल को धक्का मिल रहा है। मान लो 30 होल थे, 30 होल को धक्का मिल रहा था। तो इतने 1 वोल्ट लगाने पर केवल 30 ही होल आगे जाने को अलाउ किए गए, ऐसी एनर्जी मिली, और इन 30 होल की वजह से 0.5 मिली एम्पियर की करंट आगे बह रही है। अगर हम वोल्टेज को बढ़ा दें तो हो सकता है 300 होल आगे जाएं, तो करंट 5 मिली एम्पियर हो सकती हो जाए। लेकिन अभी हमने वोल्टेज को ऐसा सेट किया कि केवल और केवल 30 होल को ही बेस में भेज रहे हैं। ठीक है। अब कलेक्टर जो होता है, कलेक्टर यहाँ से खींचेगा होल को अपनी तरफ, कलेक्ट करने के लिए ये बेस से खींचेगा। तो जब आप बीसी की वोल्टेज बढ़ाना शुरू करते हो तो क्या हुआ, मान लो 30 जो होल बेस में भेजे गए हैं एमीटर से, उसमें से 5 को खींच लिया। तो जब 5 जो खींचेगा तो आपके उसी हिसाब से एक वोल्टेज पे थोड़ी सी करंट मिलेगी। फिर हमने कहा और बढ़ाओ, आपने वीबीसी की वैल्यू को थोड़ा और बढ़ाया तो 5 की जगह पे 15 खींच गए। ठीक है, वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ाने पर करंट बढ़ी। फिर आपने वोल्टेज और बढ़ाया तो जितने 30 के 30 थे सब आ गए, तो आपके पास इस वोल्टेज पे 30 के 30 आ गए। अब आपने वोल्टेज और बढ़ाया, तो वोल्टेज बढ़ाने का मतलब ये थोड़ी है कि आप 30 की जगह 50 खींच लोगे। जब एमीटर से 30 भेजे ही जा रहे हैं तो आप हद से हद 30 ही खींच सकते हो। तो आपने वो 30 खींच लिए, और उसके बाद आप कुछ भी वोल्टेज लगाओ, हर बार वही 30 आपको मिल रहे हैं जो कि एमीटर सप्लाई कर रहा है। इसीलिए आपकी करंट कांस्टेंट हो जाती है। अब आप क्या करो, अब आपने क्या किया, इसको बढ़ा के कर दिया 2 वोल्ट। 2 वोल्ट करने से जहां 30 होल भेजे जा रहे थे, अब मान लो 90 होल भेजे जा रहे हैं। सपोज आप मान लो 90 होल भेजे जा रहे हैं। तो अब आप क्या किया, 90 होल बेस में आके रुके हुए हैं, बेस में आ गए। तो जब कलेक्टर खींचेगा तो पहले 10 खींचेगा, 15 खींचेगा, 50 खींचेगा, 80 खींचेगा, 90 जब खींचेगा तब उसकी वैल्यू फिक्स होगी। तो 90 होल की आने की वजह से करंट की वैल्यू अब बढ़ जाएगी। भाई 30 होल की वजह से इतनी करंट थी, 90 होल की वजह से इतनी करंट है। लेकिन अब 90 पे मामला रुक गया करके, आप कितना भी वोल्टेज खींचो लगाओ तो 90 ही होल खींच पाओगे। इसीलिए आपकी इस वैल्यू पे आकर के करंट कांस्टेंट हो गई।
इसी लॉजिक को आगे बढ़ाओ। आपने मान लो 2.5 वोल्ट इनपुट में वोल्टेज लगाया, इससे 120 होल भेजे जा रहे हैं। 120 होल की वजह से करंट बढ़ेगी और किसी बड़ी वैल्यू पे जाके कांस्टेंट हो जाएगी। तो इस तरह से इनपुट करंट को आप एक बार कुछ फिक्स कर देते हो। इनपुट करंट मतलब आप इनपुट से कितने चार्ज कैरियर जा रहे हैं इनकी संख्या को आपने एक बार फिक्स कर दिया, और उसके बाद फिर आउटपुट वोल्टेज को चेंज किया तो आउटपुट करंट चेंज मिलेगा, लेकिन बिहेवियर ऐसा होगा कि पहले आउटपुट करंट बढ़ती जाएगी और फिर कांस्टेंट हो जाएगी, फिर बढ़ेगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप ये देखते हो कि हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व एक खास तरह का वेरिएशन हमको दिखाना शुरू कर देता है, और यही वाइवा में एक मेन क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व इस तरह से क्यों होता है। तो आई होप आपने अपने कई सवालों के जवाब पाए होंगे। अगर कुछ और सवाल आपके हैं तो आप कमेंट में दीजिएगा मुझे, आई विल ट्राई टू आंसर यू। ओके, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।